वीडियो एडुटेरिया 2.0 का आज हम लोग फुल लेंथ टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 5 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिए गए हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए 5000 MCQ का एक पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को। कितने? 5000 MCQ। और ये पीडीएफ उन्हीं लोग को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पर 8676934039। ये 5000 प्रश्न जो होंगे ना आपके एडीओ एग्जाम को बूस्ट करेंगे। अभी 1 महीने का लगभग समय बच गया है और 5000 प्रश्न का अभ्यास अगर आप कर लेते हैं यहां से तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथों में होगी। इस नंबर पर आप लोग सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबाए रहेंगे उन्हीं को ये पीडीएफ मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। अगर सेशन को लाइक कर लियो आप लोग तो शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है पर्वत शिखर, दूसरे तरफ पर्वत श्रेणी क्षेत्र, और उसके बाद कहा जा रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। यहाँ पर बिल्कुल यूपीएससी के जैसा पैटर्न बना दिया है। चलिए पहला यहाँ पर है नोकरेक। नोकरेक शिखर जो है मेघालय की गारो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी है। ये वाला भैया मिलान किया हुआ है। उसके बाद आता है सारामती, ये है ना माउंट सारामती, नागालैंड में नागा पहाड़ी का उच्चतम शिखर है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर है। किसका किसका सीमा लगता है भैया यहाँ पर? इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार की सीमा लगता है। साथियों अभी ईरान वाला मामला चल रहा है, उसके परिवार को जो था उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है, तो करंट वाला मामला यहाँ भी बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही दुखद खबर है। सारामती जो है ये वाला हो गया, ये तो मिलान किया हुआ है। अब बच गया सैडल पीक। सैडल पीक ये जो है ना 732 मीटर ऊंचाई है इसका। कितना? 732 मीटर ऊंचा है, जो नॉर्थ अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। लक्षद्वीप का नहीं होगा। तो ये किसका हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा अंडमान निकोबार का। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का होगा। तो ये वाला यहाँ पर मिलान किया हुआ नहीं है, केवल 2 ही मिलान किया हुआ दिखा यहाँ पर, 1 और 2। तो केवल 2 युग्म विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन और उसके कारण पर विचार करें। यहाँ पर असर्शन दिया गया है और यहाँ पर रीजन दिए गए नीचे में। यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला असर्शन क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद अक्सर संवहनीय वर्षा होती है। असर्शन क्या है? बिल्कुल सही है। जो भूमध्य रेखा होता है विषुवतीय क्षेत्र में लगभग प्रतिदिन दोपहर के बाद भारी वर्षा होती है। अक्सर 4 बजे वाली वर्षा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 4 बजे वाली वर्षा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट इस वजह से सही हो जाता है। और यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊंचाई पर ठंडी होकर संघनित हो जाती है। ये वाला रीजन भी यहाँ पर सही दिया गया है। क्यों सही दिया गया है? साल भर तापमान आर्द्रता अधिक रहेगा, जिससे संवहनीय वर्षा के लिए आदर्श परिस्थिति बनता है। तो दिन के समय जो सूर्य की किरण होती है बहुत तेज होती है, तो पृथ्वी की सतह यहाँ पर क्या होगी? अत्यधिक गर्म हो जाएगी। जैसे सूर्य का किरण यहाँ पर तीव्र होगा तो पृथ्वी का सतह गर्म होगा। तो इससे क्या होगा? इससे संपर्क में जो आने वाली गर्म हवा होगी तो हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में तेज ऊपर उठने लगेगी। ऊंचाई पर जैसे ही जाएगा तापमान कम होने के कारण हवा ठंडी होकर संतृप्त हो जाएगी और संघनन प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाता है, जिसके कारण कपासी वर्षी मेघ यहीं पर बनती है और यहाँ पर वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो होगा असर्शन की सही व्याख्या भी होगा। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, विश्व भूगोल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा नहीं होगा। इथियोपिया भैया आएगा तो इथियोपिया यहाँ पर आ जाएगा इसमें। ठीक, ये तो शामिल हो जाएगा भैया। इरिट्रिया इसमें क्या होगा? शामिल हो जाएगा। ठीक, दक्षिणी सूडान इसमें शामिल नहीं होगा। सोमालिया इसमें शामिल हो जाएगा। तो कौन कौन से इसमें शामिल होंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सीड। किस चीज का है? सीड फॉर्मूला है। एस से हो जाएगा भैया, आप सभी को पता है। एस से सोमालिया, उसके बाद ई से, चलिए इसको ना ऐसे कर लेते हैं कुछ इस तरह से, सीड वाला। चलिए एस से तो सोमालिया हो गया, यहां पर सोमालिया हो गया। ठीक, ई से क्या हो जाएगा? इथियोपिया, इथियोपिया हो जाएगा। इथियोपिया ई से, फिर एक और ई हो गया इरिट्रिया, इरिट्रिया, और डी फॉर यहां पर डी से ना जिबूती हो जाता है, जिबूती। ठीक है, डी से ये स्टार्ट होता है। तो सीड वाला फॉर्मूला याद रखना, दक्षिणी सूडान इसमें शामिल नहीं होगा। तो सही विकल्प यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं होगा, दक्षिणी सूडान सिर्फ नहीं होगा, केवल 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प बी। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, उसके बाद नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। पहले सूची में जल संधि दिया गया है, दूसरे में जोड़ने वाली जल निकाय का नाम दिया गया है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मिला देते हैं इसको। उसके बाद कूट की सहायता से देख लेंगे कौन सा किसका सही होगा या नहीं होगा। ठीक, पहला कौन सा, जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है, तो ये हो गया भैया दूसरा वाला। ठीक है, मलक्का जल संधि के बारे में पता है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है, तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये चौथा वाला हो गया यहाँ पर। हॉर्मुज, तो ये हो जाएगा फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ेगा, पहला वाला हो गया इसका। और सुंडा जो हो जाएगा जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। तो मिलान का क्रम क्या हो जाएगा, पहला का दूसरा हो गया, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला और चौथा का तीसरा यहाँ पर हो जाएगा। 2, 4, 1 और 3 कूट में देख लेते हैं। 2, 4, 1 और 3 पहला ही दिख गया, विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर, जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है भैया, ये पूरा का पूरा गलत दिया गया। क्यों गलत दिया गया है, जब चक्रवात का विकास होता है तो जेट स्ट्रीम की इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। विशेष रूप से शीतोष्ण चक्रवात जब आएगी तो जेट स्ट्रीम के ऊपर वायुमंडलीय विसरण के कारण संचालन होगा, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में स्थितियां अलग होगी। तो यहाँ पर केवल समशीतोष्ण जो होगा चक्रवात ही जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होगा जेट स्ट्रीम पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो ये वाला ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच तापमान का अंतर बहुत अधिक होगा, जिससे जेट स्ट्रीम जो होगा गति इसका जो होगा क्या होगा, गर्मी की तुलना में लगभग दोगुना होगा। सर्दी में इसकी औसतन गति कितनी हो जाती है, 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, पर आवर सर्दी में। ठीक, तो ये वाला उत्तरी गोलार्ध में नहीं भैया, दोनों गोलार्ध में पाया जाएगा, इस वजह से गलत। केवल कुछ चक्रवात जेट स्ट्रीम द्वारा संचालित होते हैं, ये भी सही दिया गया है। और तीसरा जो दिया गया है अभी बताया, गर्मी की तुलना में सर्दी में दोगुना यानी 180 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कब, सर्दी में। तो ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया। दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, और करेक्ट ही पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। केवल 2 और 3 विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा, इनकरेक्ट असत्य स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर है और सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी यहाँ पर। यह पवन की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। कोरियोलिस जो फोर्स होगा ना, उत्तरी गोलार्ध में पवन को दाईं ओर करेगा, नॉर्थ वाले में कौन सा, दाईं ओर करेगा, राइट। ठीक है, और जब ये साउथ गोलार्ध में आएगा तब ये लेफ्ट की ओर करेगा। तो यहाँ पर उल्टा दिया गया है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर करेगा। तो कोरियोलिस फोर्स जो होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करता है, जिसके कारण एक आभासी बल महसूस करता है। और इसी के कारण क्या होता है, कोरियोलिस बल का मान जो होगा ध्रुव पर अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर शून्य होगा। ठीक है, पोल पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, प्लस लिख लीजिए। ठीक है, पोल पर मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर मेडिटेरेनियन लाइन पर जो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये सब नोट कर लेना आप लोग। तीसरा वाला यहाँ पर इनकरेक्ट था, यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन भी। चलिए 7वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मृदा के प्रकारों को उनके क्षेत्रीय विस्तार यानी क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब कि बढ़ते से घटते क्रम में कहा जा रहा है, अवरोही क्रम में। देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। तो जलोढ़ मृदा जो होगा, तो भारत में मिट्टी का क्षेत्र के विस्तार के हिसाब से सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाया जाता है, आप सभी को पता है, जलोढ़ सबसे ज्यादा। ठीक है, जलोढ़ के बाद भैया कौन सा मृदा, जलोढ़ के बाद लाल या पीला, लाल या पीली मृदा। ठीक है, उसके बाद इसका क्रम क्या होगा, उससे कम पाई जाती है विस्तार काली मृदा का, और सबसे कम पाया जाता है लेटेराइट का, लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट सबसे कम। तो जलोढ़ हो गया, तो भैया 1 नंबर पर इसको कर लीजिए, 1 नंबर वाला। 1 नंबर के बाद कौन सा होगा, लाल पीला, दूसरे पर ये आ जाएगा 1, 3। चलिए 1, 3 हो गया ना, 1, 3 देखिए किसमें है, 1, 3 इसमें तो नहीं होगा। ठीक, 1, 3 इसमें आ गया, इसमें आ गया। उसके बाद कौन सा आएगा, काली आएगा, फिर 2 आएगा, तो 2 ये हो गया, 4 हो गया। तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, भू आकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए और कहा जा रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। यहाँ पर 4 जो है युग्म जो दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सर्क जो होगा हिमनद होगा, जो हिमनद द्वारा पर्वतीय ढाल पर बनाया गया एक गहरा लंबा जो चौड़ा गर्त होगा, जो कटोरे के आकार का होगा, ये अपर्दनात्मक स्थल रूप हो जाता है, ये हिमनद होता है, सर्क हिमनद। फिर बरखान जो होता है पवन होता है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन द्वारा निर्मित जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला बन जाता है ना, इस टाइप का कुछ बन जाता है बालू का टीला, ये बालू होता है, इसी को ना बरखान कहा जाता है। ये वाला भी सही है। स्टैक जो होगा समुद्री तरंगे होंगी, जो
समुद्र तरंग के अपर्दन से एक खरी स्तंभ जैसी आकृति बनती है, तट के पास समुद्र में दिखाई देगी आपको, कभी जाओगे ना किसी समुद्र के किनारे, तो ये वाला स्टैक भी यहाँ पर सही दिया गया है। घोल रंध्र जो भूजल है, ये चूना पत्थर वाले क्षेत्र में भूजलन की जो भूजल की घुलन क्रिया होती है, इसमें गड्ढा या छेद हो जाता है, जिसको घोल रंध्र कहा जाता है। ये वाला भी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो कितने सही है? तो सभी चारों युग्म यहाँ पर सही है, विकल्प डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर, सूर्य की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित परतों को केंद्र से बाहर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। केंद्र से बाहर की ओर कहा जा रहा है यहाँ पर, इसको व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन सा होगा भाई इसमें बताइए? तो सबसे पहले तो क्रोड आएगा। क्रोड जो कि सबसे आंतरिक भाग है, जहां नाभिकीय संलयन होता है, सबसे आंतरिक भाग है क्रोड, सबसे आंतरिक भाग हो जाएगा। ठीक, तो पहले स्थान पर इसको दीजिए, 1 नंबर आ जाएगा दूसरा नंबर वाला। फिर आएगा दूसरे स्थान पर कौन सा? दूसरे स्थान पर प्रकाश मंडल आएगा। प्रकाश मंडल जो होता है ना, सूर्य की दृश्य सतह होता है, सूर्य का दृश्य सतह, किस चीज का दृश्य सतह होता है? किसका? सूर्य का। ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरे स्थान पर आ जाएगा कौन सा? तीसरा वाला ही वर्णमंडल, जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर वाला परत है, लाल रंग का दिखाई देता है। इसका रंग जो होता है वर्णमंडल का लाल रंग होता है। ठीक, तीसरे स्थान पर ये आ गया, और चौथे पर कोरोना आ जाएगा, जो कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी और अत्यधिक गर्म परत है। ये सबसे गर्म परत है, कितना? सबसे ज्यादा गर्म, हाई टेम्परेचर है। तो चौथे स्थान पर ये आ जाएगा। तो क्या हो गया? 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4 देख लीजिए, पहला विकल्प यहाँ पर कूट सही हो जाएगा, यही वाला है इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है हमारा, भारत में कोयला संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया और कहा जा रहा है कौन से कथन सही है। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। पहला स्टेटमेंट है, भारत में पाए जाने वाले कोयले का अधिकांश भाग गोंडवाना काल का है, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक, किसकी? सल्फर की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये ना बिल्कुल सही दिया गया। गोंडवाना काल में सबसे अधिक कोयले का निर्माण हुआ था। सल्फर की मात्रा यहाँ पर क्या होती है? बहुत कम होती है, और ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है, किसी का हाई इफिशिएंसी वाला होता है। तो ये वाला भी यहाँ पर करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पर दिया गया, टर्शियरी कोयला मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये वाला भी सही दिया गया है, मेघालय हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये वाला करेक्ट है। तीसरा यहाँ पर, भारत में कुल कोयला उत्पादन में लिग्नाइट कोयले का योगदान सर्वाधिक होता है। तो ये लिग्नाइट कोयला नहीं होगा, अत्यधिक जिसका उत्पादन होता है ये बिटुमिस कोयला होता है, लिग्नाइट नहीं होता। बिटुमिस का सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है। कौन सा? बिटुमिस कोयला। ठीक है, बिटुमिनस हो जाएगा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, बिटुमिनस कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इस वजह से ये वाला गलत हो गया। पहला और दूसरा करेक्ट है यहाँ पर, 1 और 2, केवल 1 और 2, विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। असर्शन दिया गया और रीजन दिया गया। असर्शन को पढ़िए पहले। हीरे का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। असर्शन बिल्कुल सही दिया गया है, जो इसका मुख्य कारण आंतरिक परिवर्तन, और इसका क्रांतिक कोण होता है बहुत कम होता है। लगभग कितना होता है इसका क्रांतिक कोण पता है आप लोग को? 24x4 डिग्री यहाँ पर होता है, जो अधिक नहीं है, बहुत कम है। और क्रांतिक कण जो कोण होता है, इसका क्रांतिक कोण होता है, कम होने के कारण क्या होता है? प्रकाश की किरणें इसके अंदर आसानी से फंस जाती है और बार बार परावर्तित होकर बाहर निकलने का प्रयास करती है, और ये अत्यधिक चमकता है इसी वजह से। तो क्रांतिक कोण बहुत अधिक होता है, मैंने अभी बताया कम होता है 24.4 डिग्री, बहुत अधिक नहीं होगा, बहुत कम होता है भैया। इस वजह से रीजन गलत हो गया यहाँ पर। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत दिया गया है। असर्शन सही, रीजन गलत, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, यदि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके पथ कैसा होगा, उसका पथ कैसा होगा और उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, वृत्ताकार पथों का गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। आसान सा जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिए, उष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को परिभाषित करता है? ये कौन सा होगा नियम? तो ये दूसरा नियम हो जाएगा, एंट्रोपी को परिभाषित करने वाला। ये नियम ना ये बताता है कि एक प्राकृतिक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया होगी जिसमें पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी जो होगा हमेशा बढ़ेगा और ऊर्जा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, अनुपलब्ध होगा, इसी को दर्शाता है। जिसमें कि अव्यवस्था बनेगा या आणविक विकार का यही माप कहलाएगा। और पहला नियम जो होगा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। किस चीज से है? पहला नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित हो जाएगा नियम, ठीक है। और तीसरा नियम बताता है कि परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर शुद्ध क्रिस्टल का एंट्रोपी शून्य होगा, ठीक है। 0 पर कितना होगा? शुद्ध क्रिस्टल का मान कितना होगा? शून्य हो जाएगा। किसका? क्रिस्टल का।
ठीक, तीनों नियम के बारे में जान लिए। वैसे एंट्रोपी की अवधारणा बताएगा कौन सा, दूसरा नियम। नेक्स्ट देखिए यहां पर नाभिकीय विखंडन के बारे में क्या असत्य है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है नाभिकीय विखंडन के बारे में। यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, ये वाला स्टेटमेंट सही दिया गया भैया, गलत दिया गया है, क्योंकि विखंडन में यूरेनियम जैसे भारी और अस्थिर नाभिक न्यूट्रॉन की बमबारी के बाद छोटे हल्के नाभिक जैसे कि बोरियम हो गया, क्रिप्टन, इसमें विभाजित हो जाता है। किसमें, बोरियम, और इसके साथ कौन सा रहता है, एक क्रिप्टन, क्रिप्टन भी लिख लीजिए आप लोग, क्रिप्टन। तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा यहां पर दिया गया प्रति विखंडन उत्सर्जित ऊर्जा नाभिकीय संलयन की तुलना में प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती है, बिल्कुल सही दिया गया है। मान लीजिए कि प्रति विखंडन ऊर्जा अगर मान के चलिए 200 MeV हो जाएगा, कितना, 200 MeV इलेक्ट्रिक वोल्ट हो जाएगा, तो संलयन की प्रति घटना कितना होगा, ये हो जाएगा 17.6 MeV। ठीक है, तो इससे अधिक हो गया, क्योंकि प्रति न्यूक्लियन के आधार पर संलयन विखंडन की तुलना में कई गुना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तीसरा देखिए, इसमें द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। विखंडन के बाद उत्पाद का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक से कम होता है, तो गायब हुआ द्रव्यमान, जो द्रव्यमान क्षति होगा, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला यहाँ पर द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में नहीं होगा, ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो ये वाला गलत दिया गया। तो केवल और केवल यहाँ पर दूसरा सही था, केवल 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दिया गया पहले में सिद्धांत, दूसरे सूची में उससे संबंधित वैज्ञानिक के नाम दिए गए, इसको मिलान करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन जी का है, तो पहला का दूसरा हो गया। ठीक है, ये दो वाला हो गया ना, दूसरा। फिर देखिए अनिश्चितता का सिद्धांत बी वाला, तो ये हो जाएगा हाइजेनबर्ग का, हाइजेनबर्ग तीसरा वाला हो गया यहाँ पर, इसके सामने तीसरा लिख लीजिए। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो जाएगा मैक प्लैंक का, पहला हो गया, इसका 1 नंबर हो गया। और बचा तंत्र यांत्रिकी, तो एक ही बचा है, इरविन श्रोडिंगर का हो जाएगा चौथा। तो 2, 3, 1 और 4 यहाँ पर देखने को मिल गया है। कौन सा देखते हैं, 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4 भैया ये वाला ही हो गया ना, विकल्प ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, एक तनी हुई डोरी में यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा, तो 2 गुना हो जाएगा, विकल्प भी आसान सा जवाब हो जाएगा। जहां पर क्या होता है, एक फॉर्मूला याद होगा आप सबको, b = √T/μ। ठीक है, जहां पर म्यू क्या होगा, तो म्यू होगा डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा, डोरी की एकांक लंबाई का क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये म्यू, क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ग्रेविटी के मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया, कहा जा रहा कौन सा कथन सत्य है, करेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा, पढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी का मान कितना होता है, 0 होता है, लेकिन केंद्र पर सभी दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को रद्द कर देगा, तो ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही है। भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी का मान ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, ये वाला बताइए सही है। भूमध्य रेखा पर सही, ये होगा सही। तो भूमध्य रेखा पर जो होगा सही, ये बराबर नहीं होगा, अत्यधिक नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यून होता है, अधिक नहीं होता है, कम होगा, ये वाला गलत। पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ने पर ग्रेविटी का मान कम हो सकता है, तो कम हो जाता है, क्योंकि घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल लगेगा, जो गति बढ़ने पर बढ़ता है तो ग्रेविटी को क्या करेगा, कम करेगा। आसान सा, ये तीसरा भी सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, 1 और 3 विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। चलिए आगे है, 2 लेंस जिनकी शक्ति +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, एक साथ रखे गए हैं, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, इसको निकाल लीजिए आप। तो P = क्या होता है, P1 + P2, यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1 का। ठीक है, 2 × 12, ठीक, और इधर 2 × 3 = 6, 3:1 का हो जाएगा। तो P = क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा +12 डायोप्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, P = +12 डायोप्टर +-2 डायोप्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा P = 12D - 2D। तो P का मान कितना होगा, 10D आएगा। तो संयुक्त फोकस लेंथ की दूरी जब निकालेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो क्या निकालेंगे, F = 1/P हो जाएगा। 3:1 के रेशियो में दिया गया है, F = क्या हो जाएगा, F = 1/10D। ठीक, तो F का मान क्या निकल के आएगा भैया, 0.1 निकल के आएगा। इसको काटेंगे ना तो 0.1 निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, फोकस दूरी को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से गुना कर देंगे, तो F = 0.1 निकल के आएगा, इसको 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, एक F का मान 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
और 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर वाला कौन सा है भैया? विकल्प ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर पहले सूची में पदार्थ, दूसरे में उनके उपयोग दिए गए हैं। किस पदार्थ का कहां पर यूज होता है ये बताना आप लोगों ने। सिल्वर आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है कृत्रिम वर्षा जो होता है, इसमें सिल्वर आयोडाइड ज्यादा होता है। दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा का ये हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ये फोटोक्रोमैटिक कांच होता है, तो तीसरा हो गया यहाँ पर, तीसरा यहाँ लिख लीजिए। सिल्वर टाइट्रेट आसान सा पता होगा आप सबको, दर्पण का रजतन होता है, पहला हो जाएगा। और एक बच गया अब सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में यूज होता है, चौथा हो गया। यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको? 2, 3, 1 और 4। देख लीजिए 2, 3, 1 और 4 कौन सा है? पहला विकल्प यहाँ पर सही है, विकल्प ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? पिंजरे जैसी संरचना होगी केवल और केवल किसमें? फुलरेन में होगा, केवल 3 यहाँ पर हो जाएगा, फुलरेन में होगा, हीरा में नहीं होगा। हीरा के संरचना जो होता है ना 3D होता है। किस टाइप का होता है? 3D होता है, मतलब कि ये त्रिआयामी होता है, चतुष्फलकीय होता है, जहां पर प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से दृढ़ता से जुड़ा होता है। पिंजरे जैसा नहीं होगा, एक नेटवर्क संरचना होता है। ठीक, ग्रेफाइट के बारे में तो ये परतदार संरचना होता है। किस टाइप का होता है? ये होता है परतदार, इस पे लिख लीजिएगा, परतदार संरचना होगा। ये 3D यानी त्रिआयामी हो जाएगा। हिंदी में लिखेंगे ना, कहीं भूल ना जाना आप लोग, त्रिआयामी होगा, ये परतदार होता है। और फुलरीन जो होगा ये पिंजरे जैसा होगा, फुलरीन में पिंजरा जैसा संरचना, तो केवल तीसरा हो गया फुलरीन, विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए और कहा जा रहा है सही उत्तर का चुनना है। यहाँ पर इन दोनों को पढ़ने के बाद असर्शन को पढ़ते हैं पहले, फिर रीजन को देख लेंगे बाद में। ग्राफीन वर्तमान में ज्ञात सबसे पतला लेकिन सबसे मजबूत पदार्थ है जो तांबे की तुलना में विद्युत का बेहतर सुचालक होता है। ये वाला सही है गलत दिया गया बताना आप लोग। तो ये वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पर। वास्तव में वर्तमान में सबसे ज्ञात पतला परमाणु है जिसका परमाणु मोटा होता है, सबसे यहाँ पर मजबूत पदार्थ है, तांबे की तुलना में विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक भी होता है। ठीक है, विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक, ये वाला सही है बिल्कुल। ठीक, कथन सही। कारण पढ़ते हैं अब। ग्राफीन की संरचना में कार्बन परमाणु sp3 संकरण होता है, तो इसमें ना कार्बन परमाणु जो होता है sp2 संकरण प्रदर्शित करता है। किसना? sp2, sp3 नहीं करेगा, यहाँ तो गलत हो गया। आगे पढ़ते हैं, एक द्विविमीय षटकोणीय जाली बनाते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये वाला ना 2D षटकोणीय जाली बनाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल में होता है, जो कि पूरी परत में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसमें उच्च विद्युत चालकता भी प्रदान करेगा। तो ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया था, लेकिन sp2 संकरण नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर रीजन गलत हो जाता है, असर्शन सही है। देख लेते हैं यहाँ पर, असर्शन गलत, सॉरी असर्शन सही होगा, रीजन गलत होगा। विकल्प सी यहाँ पर दिख गया, विकल्प सी यही राइट आंसर हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। चल भैया आगे देखते हैं। नीचे दिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहले सूची में उत्कृष्ट गैस दिए गए, दूसरे में उनके उपयोग दिए गए हैं। इसको ऊपर कर ले थोड़ा। अब मिलान करने के लिए सबसे बेहतर होगा यहाँ पर पढ़ने में। ठीक है, अब मिलान करेंगे, फिर कूट की तरफ बाद में बढ़ेंगे। पहला आर्गन जो बिजली के बल्बों में भरा जाता है ताकि गर्म टंगस्टन फिलामेंट का वाष्पीकरण रुक सके और बल्ब की उम्र बढ़ जाता है यहाँ पर। तो पहला का चौथा हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन धातु की दीर्घकालिकता के लिए, तो पहला का चौथा हो गया। ठीक, फिर है नियॉन। नियॉन जो होता है ना, इसका नियॉन संकेत के रूप में विज्ञापन में किया जाता है, क्योंकि विद्युत विसर्जन पर एक विशिष्ट चमकीली नारंगी लाल चमक पैदा होती है, इस वजह से होता है। किस कलर का विज्ञापन में होता है? नारंगी लाल, ऑरेंज प्लस रेड कलर इसमें यूज होता है, इस वजह से ये यूज होगा नियॉन। ठीक, फिर बच गया क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो होता है उच्च तीव्रता वाली सफेद रोशनी पैदा करने की क्षमता के कारण इसका उपयोग हवाई अड्डा का लैंडिंग लाइट हाउस में यूज किया जाता है। तो हवाई पत्तन और अवतरण रोशनी प्रकाश स्तंभों में यूज होगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। ये देख लीजिए आप लोग, पढ़िए। फिर बच गया जेनॉन। जेनॉन जो होगा प्राकृतिक दिन में प्रकाश जैसी बहुत तीव्र रोशनी पैदा करती है, जिससे कि फोटोग्राफर के फ्लैश गन और स्ट्रोब लाइट के लिए मानक गैस माना जाता है। तो ये वाला तीसरा हो गया। यहाँ पर क्या बच के 4, 1, 2 और 3 हो गया ना। कूट देखते हैं, 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण क्या होगा? आसान सा हो जाएगा, वायु के संपर्क में जो सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होता है, इसी वजह से चमकता है, विकल्प बी वाला हो जाएगा। और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट में मौजूद जो सफेद फास्फोरस होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर धीमी गति से ऑक्सीकृत हो जाता है, और इसी धीमी प्रतिक्रिया के दौरान
ऊर्जा प्रकाश के रूप में निकलता है और हड्डियां अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती है। इसमें जैसे कि लाल फास्फोरस के विपरीत होता है काम, जैसे कि सफेद फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है और वायु में अपने आप जलने लगता है, स्वतः जलने लगता है लाल फास्फोरस की तुलना में। 24 देखिए यहाँ पर 24 ही होगा ना। चलिए हाँ, असर्शन फिर रीजन देखेंगे। अमरबेल जैसी परजीवी एंजियोस्पर्म में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से हॉस्टोडिया पर डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। एक पूर्णस्तंभ परजीवी पौधा होता है अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? परजीवी होता है, पूर्ण रूप से परजीवी होता है ये, जिसमें क्लोरोफिल का संपूर्ण अभाव होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है। क्लोरोफिल जो पत्ते को हरा भरा रखता है, क्लोरोफिल भैया इसमें ना पाया जाएगा। इसको अमर लत्ती भी कहा जाता है। जैसे किसी किसी पेड़ पर पीली पीली लत्ती देखते होगे, इसमें ना पत्तियां पाई नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ लत्ती जैसा होता है। यह कारण बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना स्वयं का भोजन बनाने में अक्षम हो जाता है और जीवित रहने के लिए पूरी तरह से पोषक पौधे पर डिपेंडेंट होता है। जैसे देखते हैं ना, ये सारी पीली पीली लत्तियां ना बबूल वगैरह पेड़ पर ना ज्यादा इस पे अटकी होती है, यही होती है अमरबेल। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा यहाँ पर देखिए, अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी भी मैंने बताया, ये सही है बिल्कुल, जो पोषक पौधे के लिए फ्लोएम और जाइलम दोनों के साथ संबंध स्थापित करके पोषण प्राप्त करता है। तो अपने हॉस्टोडिया नामक जो विशिष्ट अंग के माध्यम से ना पोषक पौधे में संवहनी ऊतक में प्रवेश करता है और पोषक पौधे में जाइलम फ्लोएम दोनों से सीधा संबंध स्थापित कर लेता है। चूंकि अमरबेल जो होता है ना, पोषक पौधे में जाइलम फ्लोएम के सीधे पोषक से जल प्राप्त कर लेता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं होता इन बाबा के पास, इसलिए क्षमता इसमें समाप्त हो गई है। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाता है अपना। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखिए, पौधों की जड़ों में रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया ये पूछा जा रहा है। तीनों को पढ़ते 1 बाय 1। पहला यहां पर देखिए, शकरकंद एक रूपांतरित मसूला जड़ है जो भोजन संचय के लिए फूली जाती है, ठीक है, फूल जाती है। ये वाला बिल्कुल क्या है, सही है गलत दिया गया? बताइए। गलत दिया गया, क्योंकि शकरकंद जो होता है एक रूपांतरित अपस्थानिक जड़ होता है, रूपांतरित मसूला जड़ नहीं होता है। क्या होता है ये? अपस्थानिक जड़ होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, अपस्थानिक जड़ होता है ये। ठीक है, जो भोजन संचय के लिए फूल जाती है, तो ये मसूला जड़ नहीं होता, अपस्थानिक जड़ होता। गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुंभी रूप जड़ें जैसे सलजम के आधार पर भाग बहुत मोटा होता है और निचला भाग जो होगा अचानक पतला हो जाता है। तो सलजम में मोटी जड़ होती है, नीचे में पतला होती है, तो कुंभी के जैसा होता है। बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा, प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश पौधे इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी में बदलते परिवेश में उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, जिससे जल अवशोषण बाधित होता है। ये वाला भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही दिया जाता है, पौधे मर जाते हैं इस वजह से। तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट था। यहाँ पर केवल 2 और 3 होना चाहिए, केवल 2 और 3, विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देख लीजिए, और कूट का उपयोग करके सही उत्तर भी देना है। सूची 1 में यौगिक या हार्मोन, दूसरे सूची में विशिष्ट गुण या कार्य दिए गए, यानी कौन सा यौगिक हार्मोन का कौन सा काम होगा ये बताना है आप लोगों ने। इसको मिलान करते हैं। एलिसिन हो जाएगा। एलिसिन का काम जो होता है ये होता है लहसुन में पाया जाता है और सल्फर युक्त यौगिक होता है, तो लहसुन में पाया जाता है। दूसरा यहाँ पर दिख गया हमें, दूसरा हो गया लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, पेशी में अवायवीय श्वसन का उत्पाद करेगा, तो पेशियों में अवायवीय श्वसन का उत्पाद करेगा, तो पहला हो गया इसका। ठीक, उसके बाद जो हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ये हो जाएगा चिकनी पेशी में संकुचन को प्रेरित करेगा, तो ये हो गया चौथा। ठीक, फिर बच गया थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के बारे में पता है, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर होता है, शरीर फूलने लगता है, इसमें यूज होता है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा तो हो गया तीसरे का चौथा हो जाएगा। आप ये लिख लीजिए। ठीक, 2, 1, 4 और 3 देख लीजिए, 2, 1, 4 और 3 पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कारक स्वाइन फ्लू और हेपेटाइटिस बी के बीच भिन्नता को स्पष्ट करते हैं? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से रक्त आधान और टैटू बनवाने जैसे असुरक्षित संपर्क, शारीरिक संपर्क से फैलता है, जबकि स्वाइन फ्लू जो होता है श्वसन बूंदों में फैलता है। तो WHO मानता है कि हेपेटाइटिस बी का मुख्य रूप से संक्रमण और सुरक्षित यौन संबंध और जैसे कि सुई हो गया, जैसे टैटू बनवाना, इन सब के माध्यम से फैलता है, जैसे सैलून वगैरह जाओगे ब्लेड वगैरह से कट जाने के कारण होता है, इस वजह से होता है। ये वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक, कूट होगा आगे, कूट की सहायता से यूज करके यहाँ पर बताना है राइट आंसर। चलिए दूसरा यहाँ पर है, हेपेटाइटिस बी का डीएनए वायरस के कारण होता है, जबकि स्वाइन फ्लू का आरएनए वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए वायरस है, स्वाइन फ्लू आरएनए हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर का कारण बन सकता है, जबकि स्वाइन फ्लू मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये वाला भी यहाँ पर सही है, क्योंकि स्वाइन फ्लू जो होगा मुख्य रूप से स्वतंत्र तंत्र पर ही हमला करता है और श्वसन रोग बन जाता है, खांसने छींकने के निकलने वाली जो बूंद फैलता है इसी वजह से होता है। तो ये तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा, तीनों करेक्ट है यहाँ पर। तो 1, 2 और 3 विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पर चुन लेना है। पहला सूची में पादप हार्मोन और दूसरे में प्रमुख शारीरिक प्रभाव दिए गए हैं, यहाँ इसको मिलान करना है आप लोगों ने। चलिए, पादप हार्मोन, प्रमुख शारीरिक प्रभाव दिख गया आप लोग को, मिलाइए। अब जो एब्सिसिक एसिड होता है, एक इसमें ये होता है रंध्र का बंद होना और तनाव सहिष्णुता को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला, दूसरा हो गया। ठीक, अब देखिए जिबेरेलिन होता है, जिबेरेलिन क्या होगा, तो ये जो होता है अनुवांशिक बौनेपन को कम करता है और वोल्टिंग करता है, तीसरा हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या, साइटोकाइनिन, तो ये कोशिका विभाजन और जीर्णता में देरी करेगा, तो ये हो जाएगा चौथा, चौथा हो गया। और एथिलीन एक ही बचा है, फलों का पकना और श्वसन चरमोत्कर्ष, पहला हो गया। तो क्या दिख गया, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, विकल्प ए सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित अभिकथन और उनके कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, यहाँ पर कारण दिया गया है। कथन यहाँ पर देखते हैं क्या है, कैल्शियम और बोरॉन की कमी के लक्षण सबसे पहले पौधों में शीर्षस्थ भाग और नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये वाला जो कैल्शियम बोरॉन होता है, तो सही से कम गतिशील पोषक तत्वों की कमी के लक्षण सबसे पहले शीर्ष भाग पर दिखेगा, जो युवा नई पत्ती पर दिखाई देगा। कैल्शियम चूंकि क्या होता है, कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, पादप शरीर के भीतर इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है, इसलिए ये पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की ओर स्थानांतरित नहीं हो पाता है। ठीक है, और कैल्शियम पौधों में अचल या कम गतिशील पोषक तत्व भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये असर्सन जो होगा ना सही हो जाएगा। रीजन है, पादप शरीर के भीतर कैल्शियम का एक अत्यधिक गतिहीन तत्व है, जो पुराने तत्व से पत्तियों से नई पत्तियों की ओर पुनर्गठित नहीं हो पाती। अभी मैंने बताया आपको, नहीं हो पाती, सही में नहीं हो पाता है, ये वाला भी सही हो जाएगा। असर्सन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्सन की सही व्याख्या भी हो जाएगा, विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या हमारा, व्यवसायिक महत्व के पादप रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा असत्य पूछा जा रहा है। अब देखिए हो गया ना खेल, असत्य पूछ दिया, सत्य के चक्कर में पड़े थे, असत्य पूछ दिया, सत्य वाला टिक कर लोगे बाद में अब जाकर के। देखिए, कपास बीज के बाहरी हिस्से से प्राप्त होने वाला सरफेस फाइबर है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है। इसमें सेलुलोज जो होगा ना कितना होता है, 90% होता है। ठीक है, कितना, 90% होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, सन और जूट के पौधों में फ्लोएम या बास्ट के प्राप्त होने वाले रेशे हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये भी सही दिया गया। तीसरा है, नारियल के फल में एंडोकार्प भाग से रेशेदार घटक होते हैं। तो नारियल का रेशा होता है ना, कॉयर फल के मेसोकार्प होता है। ठीक है, मेसाकार्प होता है भैया, मेसाकार्प, मेसाकार्प होता है, एंडोकार्प नहीं होता। ये एंडोकार्प जो होता है अंतःफलवत्ती दिया गया है, नारियल का कठोर आंतरिक आवरण खोल होता है, ना कि रेशेदार भाग होता है, इसलिए फलभित्ति जो होगा इसका किससे होगा, मेसोकार्प यानी मध्य फल भित्ति से प्राप्त होगा। तो ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया था और गलत ही पूछा जा रहा है, केवल 3 गलत है, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए क्या है, तो खानवा का युद्ध आप सभी को पता है, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर वर्सेस राणा सांगा, कहां के शासक, तो मेवाड़ के शासक, ये वाला सही है। चौसा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच, 1539 में शेर शाह के बीच, शेर शाह सूरी था और इसके विरोध में था हुमायूं। ठीक है, ये वाला भी सही है भैया। तालीकोटा का युद्ध आप सभी को पता है, तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था, राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भैया, राक्षस तांगड़ी, राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। यहाँ पर यहीं से शुरू होता है विजयनगर, टाटा बाय बाय होता है, तो ये वाला भी सही है। धर्मत का युद्ध 1648 में, तो 1658 में हुआ था, 48 तो गलत हो गया। ठीक है, 1658 में हुआ था, यही वाला गलत हो गया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई में होता, शाहजहां का पुत्र जो था इसी के बीच हुआ था। तो किसके किसके बीच, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, जो शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, अपने भाई से ही हो गया। चलिए 1658, 48 नहीं होगा, तो डी वाला यहाँ पर गलत था, तो यही वाला इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा था, डी वाला सुमेलित नहीं है, क्योंकि 48 दिया गया था, 58 होना चाहिए।
आगे देखिए, मराठा प्रशासन में सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी क्या होता था? तो पुश्तैनी अधिकार के दावे पर लिया जाने वाला अतिरिक्त 10% टैक्स होता था। ये विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित का अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, अकबर ने दीन इलाही को एक राष्ट्रीय धर्म बनाने का प्रयास किया था। ये बिल्कुल सही दिया गया है। 1582 ईयर लिख लीजिएगा। 1582 में तौहीद ए इलाही की शुरुआत की। दीन इलाही या तौहीद ए इलाही भी कहा जाता था उसको। तो ये वाला भैया सही हो गया। दूसरा, अकबर साम्राज्य की राजनीतिक एकता को सामाजिक सांस्कृतिक एकता के माध्यम से सुदृढ़ भी करना चाहता था। उसका उद्देश्य था कि एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसमें कि अनेक धर्म, जैसे कि हिंदू हो गए, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो जाएंगे, सिख नहीं शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, ये सब मिलकर अच्छी बातों का समावेश कर सके और राष्ट्रीय धर्म बनाया जा सके, जो कि सर्वमान्य संहिता के रूप में स्थापित करके संपूर्ण साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा जाए। अकबर भलीभांति जानता था कि केवल सैन्य शक्ति के बल पर ही भारत को विविधतापूर्ण देश पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता है। उसने यह भी महसूस किया कि राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक एकता बहुत ही जरूरी है। इसलिए दीन इलाही एक इसी एकता को सुदृढ़ करने का वैचारिक प्रयास था उस समय। तो ये वाला भी यहाँ पर सही हो जाता है। दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी हो गया। ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी दिया गया है। आगे देखिए क्या है, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट दिए गए एकता प्रणाली के बारे में, इसको पढ़िए और बताइए ये सही है कौन सा गलत दिया गया है। ठीक है, एकता क्या होगा? पहला है, एकता भूमि का हस्तांतरणीय अधिकार था। ये वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्तादार मुक्ता को भूमि मालिक नहीं बनाया जाता था, बल्कि उसे केवल राजस्व वसूलने का अधिकार मिलता था जिसे बदला जा सकता था। तो हस्तांतरणीय था। ठीक है, सही है बिल्कुल। दूसरा है, मुक्ता इक्तादार को एकता से प्राप्त राजस्व का उपयोग उसकी सेना के रखरखाव के लिए करना होता था। तो बिल्कुल सही दिया गया। काले वसूल जब किया जाता था तो राजस्व से अपनी सैन्य टुकड़ी का खर्चा चलाना और शासन की मदद करने पर ज्यादा बल दिया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, यहाँ पर बलबन ने इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ख्वाजा नामक अधिकारी था जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए राजस्व की निगरानी करता था। तीसरा भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों का तीनों यहाँ पर सही है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। कौन सा कथन सही है भैया? विकल्प डी, 1, 2 और 3 सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विजयनगर साम्राज्य में नायंकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नायंकर व्यवस्था क्या हुआ करता था? इस समय सैन्य नियंत्रण करता था और प्रशासन का विकेंद्रीकरण करता था। मुख्य उद्देश्य इसका था कि सैन्य नियंत्रण करके प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, जिसमें राजा यानी कि राय अपने सेना नायक में अमरम यानी कि भूमि प्रदान करते थे। अमरम कहा जाता था उसमें भूमि को। अमरम क्या होता था? भूमि होता था। ध्यान रखना, अमरम क्या होता था पूछ दिया जाए तो भूमि होता था। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा स्थल से विशिष्ट लक्षण क्या है? 3 यहाँ पर स्टेटमेंट है, कूट की सहायता से बताना है कौन से लक्षण इसमें आएंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर है, नगर का 3 भाग में विभाजन था। 3 भाग में क्या क्या विभाजन था? दुर्ग जहां शासक रहता था। ठीक है, पहला भाग जहां दुर्ग था, दुर्ग का क्षेत्र था, शासक रहता था, कहां पर रहता था? दुर्ग वाला क्षेत्र में। दूसरा भाग था मध्यम भाग, धौलावीरा का विशिष्ट योग्यता था मध्यम नगर। क्या? मध्यम नगर 3 भाग में था। और तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? निचला नगर, जहां सामान्य नागरिक रहते थे। निचला नगर जहां पर सामान्य नागरिक रहते थे, और मध्यम नगर जो थोड़ा उच्च कैटेगरी के लोग थे, और दुर्ग पर शासक रहते थे। ये 3 भाग में विभाजन था। ये वाला सही हो गया। दूसरा है, विशाल जलाशय और जल संचयन प्रणाली था। तो ये उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, जिसमें 16 विशाल जलाशय का निर्माण भी था। कितना? 16 जलाशय। ध्यान होगा आप सभी को, पढ़े होंगे। दूसरा भी सही है। स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं, जहां पुराना स्टेडियम सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया गया है धौलावीरा में। चलिए, लाइट चला गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ पर। ये वाला भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही दिए गए, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, विकल्प डी। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए, फिर से 3 स्टेटमेंट दिए गए, इसको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, पहले तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। पहला देखिए यहाँ पर क्या है, श्रेणी की वस्तु की गुणवत्ता और कीमत निर्धारित करती है। तो ये वाला यहाँ पर क्या है? बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। दूसरा है, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर न्यायिक अधिकार रखती थी। ये भी करेक्ट दिया गया है। तीसरा है, राजा की श्रेणी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होता था। तो ये वाला जो है, श्रेणी व्यापारी और शिल्पकारों का संगठन था। यहाँ पर वस्तु की गुणवत्ता और कीमतें तय किया जाता था और अपने सदस्य के आचरण पर न्यायिक नियंत्रण भी होता था। तो राजा का हस्तक्षेप नहीं करता था आमतौर पर, लेकिन वो अपने नियम का सम्मान करता था। तो राजा का हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें भैया। तीसरा वाला गलत है और केवल 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर सी, केवल 3, क्योंकि सही नहीं पूछा जा रहा था। केवल तीसरा ही सही नहीं है ना, बाकी 2 तो सही दिए गए हैं ना।
आगे देखिए लिस्ट ए रिकॉर्ड, लिस्ट दो रूलर्स दिए गए, यानी कि पहले लिस्ट में रिकॉर्ड, रूलर्स दिया गया, सूची अभिलेख, और सूचक, सूची दो में क्या दिया गया, शासक दिए गए हैं। अब मिलान कर लेते हैं, उसके बाद कूट देख लेंगे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, तीसरा हो गया यहाँ पर, तीसरा पुलकेशिन द्वितीय। जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, चौथा हो गया यहाँ पर, तीसरा के बाद चौथा हो गया। फिर नासिक अभिलेख किसका हो जाएगा भाई, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का हो जाएगा, पहला हो गया यहाँ पर। और महरौली स्तंभ हो जाएगा, महरौली स्तंभ लेख जो हो जाएगा, ये दूसरे हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। 3 4 1 और 2 मिलाओ भैया, 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2 पहले में ही दिख गया, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्राचीन भारत में अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही दिया गया ये पूछा जा रहा है, पढ़िए इसको। यह ब्राह्मण में दी गई कर मुक्त भूमि थी, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला, अग्रहार के निवासियों को स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। इसको स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार था भाई, नहीं कैसे नहीं था, बल्कि कई मामले में तो वे स्वयं स्थानीय प्रशासन का संचालन भी किया करते थे। ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें है तीसरा, इसे केवल राजा द्वारा ही दान दिया जा सकता था। तो राजा मुख्य दान करता था, लेकिन कभी कभी सामंत या धनी व्यक्ति द्वारा भी भूमि दान दी जाती थी। तो ये वाला सरासर गलत दिया गया है, पहला यहाँ पर सही है बिल्कुल, तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अदालत ए दीवानी और अदालत ए फौजदारी के बारे में क्या सत्य है। कूट दिया गया है, कूट के हिसाब से यहाँ पर सही गलत देख लेना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में इन 2 अदालतों की स्थापना की थी। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। 1772 ईस्वी में अपनी न्यायिक योजना के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिला में एक दीवानी अदालत की शुरुआत की थी और एक फौजदारी अदालत भी यहाँ पर शुरू किया गया था। दूसरा है यहाँ पर, दीवानी अदालतों में मुगल कानूनों के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून लागू किए गए थे। जो दीवानी अदालत थे ना, इसमें मुगल कानून के स्थान पर पूर्णतः अंग्रेजी कानून तो लागू नहीं किए गए थे। उस समय न्याय व्यवस्था में हिंदू के लिए हिंदू शास्त्र और मुसलमान के लिए कुरान यानी कि शरीयत के नियम के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत कानून लागू थे। जो अंग्रेजी कानून का पूर्ण प्रभाव बहुत बाद में आया था। जो दीवानी अदालत होते थे, इसमें कलेक्टर की प्रधानता होती थी, कलेक्टर के अधीन होता था दीवानी अदालत, ठीक है। दीवानी अदालत किसके अधीन होता था भैया, एक कलेक्टर के अधीन होता था। और फौजदारी जो एक भारतीय अधिकारी था, काजी या मुफ्ती, फौजदारी में काजी या मुफ्ती होता था। किधर है फौजदारी, लिखा है नहीं, चलिए फौजदारी यहां पर लिख देता हूं मैं। फौजदारी का नियुक्त जो करता था ना, नेतृत्व करता था काजी, या इसको मुफ्ती कहा जाता था। क्या चीज, मुफ्ती, यही इसको ये जो है ना इसी के अधीन होता था। और ये आपराधिक मामलों की सुनवाई भी करता था और इन सब की निगरानी कलेक्टर के द्वारा होती थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया, पूर्णतः अंग्रेजी कानून नहीं थे, हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग यहाँ पर नियम थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, केवल एक ही यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान हुई संधियों के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा काल अनुक्रम सही होगा। पहला है पुरंदर की संधि कब हुई थी भैया, 1776, याद होगा आप सभी को। पहला आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, जो बंगाल की काउंसिल सूरत की संधि को अमान्य घोषित करती है और मराठा के साथ एक नई संधि करती है, वही पुरंदर की संधि 1776 में। फिर देखिए दूसरा है सालवाई की संधि, कब हुआ था, 1782 में हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बाद अंग्रेज और मराठा के बीच लगभग 20 वर्ष तक शांति बना रहा था। तो इस सालवाई की संधि के तहत, ठीक है, 20 वर्षों तक शांति रहा था, 20 वर्षों तक शांति बना रहा, ठीक है। तीसरा है हमारा देवगांव की संधि। देवगांव की संधि 1803 में होती है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, जो भोसले और अंग्रेज की भी 17 दिसंबर 1803, डेट अगर याद रखना आप सभी को, 17 दिसंबर का डेट था 1803 में। और ये संधि, इसके तहत अंग्रेज को कटक और वर्धा नदी का पश्चिम क्षेत्र मिला था। कौन कौन सा क्षेत्र मिला था, कटक प्लस वर्धा नदी का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, वर्धा नदी पश्चिमी क्षेत्र मिल गया था किसको, अंग्रेज को। अब चौथा है सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ये होती है 1803 में। ये भी मामला 1803 का, लेकिन डेट कौन सा था भाई, 30 दिसंबर का था। ये डेट था 17 दिसंबर, ये हुआ था 30 दिसंबर को, ठीक है। महीना एक था, डेट अलग अलग है, जिसमें गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था यहाँ पर सुरजी अर्जुन गांव की संधि के तहत। तो यहाँ पर कहा जा रहा काल अनुक्रम के तहत कौन सा सही होगा, तो 1 2 3 और 4, 76 82 17 दिसंबर 1803 और 30 दिसंबर 1803, सीधा सीधी दिया गया है। 1 2 3 और 4, विकल्प ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1907 के सूरत विभाजन का मुख्य कारण क्या था, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्षेत्र और पद्धति को लेकर नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच मतभेद हुआ था।
इसमें कि गर्मपंथी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाया जाए, जबकि नरमपंथी लोग जो थे ये चाहते थे कि इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। इसमें तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे थे और सरकारी संस्था के संपूर्ण बहिष्कार के पक्ष में थे, जबकि नरमपंथी संवैधानिक सुधार और याचिकाओं में विश्वास रखते थे। फिर 1907 ईस्वी में हो जाता अधिवेशन, जहां गर्मपंथी लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुनना चाहता। नरम दल जो चाहता था इसको बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी प्लस लिख लीजिएगा यहाँ पर, लाला लाजपत राय LLR, ठीक। ये नरमपंथी था, सॉरी गर्मपंथी थे, गर्मपंथी। अब नरमपंथी में कौन चाहते थे? ये रास बिहारी बोस को चाहते थे, रास बिहारी बोस, ठीक है, RBB, रास बिहारी बोस को ये अपना नेता बनाना चाहते थे। ये अपना अध्यक्ष चुन लिए और इसी खींचातानी के बीच आपसी विवाद इतना बढ़ा कि कांग्रेस दो धड़ में बट जाता है, एक नरम दल, एक गर्म दल में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था और संस्थापक दिए गए हैं, 3 संस्था संस्थापक के नाम, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कौन कौन से जोड़े सही सुमेलित होंगे? पहला है धर्म सभा, ये कब होता है भैया? 1830 में, याद होगा। इसकी स्थापना राधाकांत देव के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। कहां पर होता है इसका स्थापना भाई? कलकत्ता में, ठीक है, एक भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। और एक रूढ़िवादी संस्था थी जिसमें राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार, विशेष करके सती प्रथा का विरोध था। इसका मुकाबला करने के लिए हिंदू धर्म के पारंपरिक रूप की रक्षा किया था यह धर्म सभा। दूसरा यहाँ पर है तत्वबोधिनी सभा, यह होता है 1839 का मामला है। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के विचार के प्रसार के लिए इसकी स्थापना करते हैं। बाद में 1859 में इसका विलय ब्रह्म समाज में हो जाता है। कब? 1859 में तत्वबोधिनी सभा मिल जाता है किसमें? ब्रह्म समाज में जाकर के इसका विलय हो जाता है 1859 में। अगला है सेवा सदन, ये 1885 का मामला है, 1885 का मामला है, जब पारसी समाज सुधारक थे कौन? बहरामजी M मालावारी इसकी स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य था कि असहाय महिलाएं जो है इसको देखभाल किया जाए और समाज में बाल विवाह जैसी कुरीति का यहाँ पर विरोध किया जाए। तो ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया। तीनों का तीनों यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है। तो कोई भी युग्म यहाँ पर जो है सभी हो गया ना, सभी 3 युग्म यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। विकल्प C सही जवाब है इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा था? तो महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि उत्तर दिनांकित चेक कहा था। बाद में इसने एक टूटते हुए बैंक का शब्द भी जोड़ दिए थे। इसका मुख्य प्रस्ताव था कि जैसे कि डोमिनियन स्टेट्स और संविधान सभा का गठन हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ये लागू हुआ था। तो भारतीय को अब क्या था? भारतीयों को ब्रिटेन के भविष्य के बाद पर भरोसा नहीं रहा था, क्या भरोसा इस पर किया नहीं जा सकता है। फिर 1942 का युद्ध जब हुआ था, इस दौरान जो साउदर्न ईस्ट एशिया था, दक्षिण पूर्व एशिया था, इसमें जापान की लगातार जीत हो रही थी और ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर क्या हो रहा था? बिखरता हुआ लग रहा था। तो गांधी जी का मानना था कि जो सरकार खुद अपना भविष्य नहीं बचा पा रही है, उसके भविष्य के वादे यानी कि उसके भविष्य के चेक का कोई मूल्य ही नहीं, क्या गारंटी है? तो मिशन ने क्या किया फिर? पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय केवल डोमिनियन स्टेट की बात कही थी, जिसे कांग्रेस कांग्रेस पहले ही नकार चुका था। साथ ही इसमें प्रांत को संघ से अलग टूटने की छूट भी दे दी गई थी, जो कि भारत की एकता के खिलाफ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प C, क्योंकि इसके प्रस्ताव के बाद लागू होने थे और ब्रिटेन की हार यहाँ पर निश्चित लग रही थी, क्योंकि उधर जापान जीत रहा था साउदर्न ईस्ट वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है बलिया चित्तू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसके दौरान कई हिस्से में ब्रिटिश शासन उखड़ गया था, जो स्थानीय लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें बनाई थी। बलिया जो उत्तर प्रदेश का भाग है, अगस्त 1942 का मामला है ये, अगस्त 1942 का, जब चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी थी बलिया में और स्थानीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। जेल के दरवाजे खोलकर कैदी को रिहा करके, हालांकि सरकार बहुत कम समय तक चली थी। ये मामला है अगस्त 1942 का, ठीक है। अब दूसरा है तामलुक जातीय सरकार, ये मिदनापुर बंगाल का मामला है। कहां का मामला है भैया? ये मिदनापुर का है। मिदनापुर कहां का? तो मिदनापुर बंगाल का मामला है, ये लिख लीजिएगा। बंगाल का मामला है जो कि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक, दिसंबर 1942 का ही था, ठीक है, लिख लीजिएगा। दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक ये सरकार चला था। जातीय सरकार था, ये बिल्कुल जातीय सरकार था। और इस सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया था और अकाल के समय राहत कार्य भी दिए थे। तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है यहाँ पर। तीसरा है सतारा प्रति सरकार। सतारा कहाँ का क्षेत्र है? तो सतारा जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहाँ पर 1943 से 1943 टू 1946, ठीक है, 1946 तक
नेतृत्व कौन कर रहे थे? वाई वी चौहान कर रहे थे। वाई भी चौहान जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। किसमें? प्रति सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें पुस्तकालय की स्थापना, न्याय मंडल की स्थापना किया गया था। तो सारे यहाँ पर तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो सभी तीनों युग्म सही हैं, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी तीनों युग्म। अगला देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत प्रस्तावित समूहन में बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था? यह समूह था सी, ठीक है, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। ए वाले में कौन कौन सा था? ए वाले में था मद्रास, सब लिख लेते हैं यहां पर, मद्रास हो जाएगा यहां पर। चलिए इसको ना ऐसे लिखेंगे तो हो ही जाएगा, मद्रास लिखिए, ठीक है। बॉम्बे हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी ठीक रहेगा। बॉम्बे का प्रांत हो जाएगा, फिर संयुक्त प्रांत हो जाएगा यहां पर, ठीक है। कौन सा प्रांत हो जाएगा? संयुक्त प्रांत भी इसमें लिख लीजिएगा ग्रुप ए में। फिर उसके बाद बिहार हो जाएगा अपना, ठीक है, प्यारा बिहार। फिर आ जाएगा मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत और उड़ीसा, उड़ीसा को भी लिख लीजिए इसमें, उड़ीसा। ये आ जाएंगे ग्रुप ए में। किसमें आ जाएगा? ये ग्रुप ए के हो जाएंगे। फिर ग्रुप बी में किसको रखा गया भाई? तो ग्रुप बी में देख लेते हैं, इसमें था, ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? उड़ता पंजाब, ठीक। और उत्तर पश्चिम का सीमा प्रांत था, ठीक है, कौन कौन था? नॉर्थ वेस्ट का सीमा प्रांत था, नॉर्थ वेस्टर्न सीमा प्रांत हो जाएगा। फिर इसमें सिंध का क्षेत्र भी था, ठीक है, सिंध का। अब सी वाले में देख लेते हैं, ग्रुप सी, यहां पर वैसे लिखा है ग्रुप सी, लेकिन यहां पर देख लेते हैं। सी वाले में था बंगाल, बंगाल आ जाएगा। बंगाल के साथ साथ असम रखा गया था, असम को रखा गया था। तो यहां यही पूछा जा रहा था, समूहन में, प्रस्तावित समूहन में बंगाल और असम को किस समूह में रखा गया था? बंगाल और असम को, ये ग्रुप सी में रखा गया था। आगे देखिए, ब्रिटिश काल में बटलर समिति 1927 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब इसका आ जाएगा विकल्प सी, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों में सुधार करना। यह वाला सही था। जो आधिकारिक तौर पर बटलर समिति था ना, भारतीय रियासत समिति कहा जाता था। और ब्रिटिश भारत और देसी रियासत के बीच तनावपूर्ण जैसे ही संबंध स्थापित हुआ था, इसी को परिभाषित करने के लिए गठित किया गया था। इसका गठन कब हुआ था भैया? तो 1927 में हुआ था, लिखा हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन था? हारकोर्ट बटलर, हारकोर्ट, ठीक है, हारकोर्ट बटलर इसका अध्यक्ष था। आगे देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 वाला, ये वाला सही होगा, जहां आर्थिक आजादी और मौलिक अधिकार क्या होंगे यह स्पष्ट किया गया था। क्या चीज स्पष्ट किया गया? आर्थिक आजादी क्या होगा, ठीक है, आर्थिक आजादी क्या होगा, और क्या स्पष्ट था? मौलिक अधिकार क्या होंगे, मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे, यह स्पष्ट किया गया था इसी अधिवेशन, यानी कराची अधिवेशन 1931 में। आगे देखिए, वोट डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया गया, कहा जा रहा है प्रयुक्त कथनों में से कौन से सही है। इसको पढ़ लेते हैं, वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। पहला है, इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषाओं के लिए प्रयोग का सिफारिश किया था, बिल्कुल सही है। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को माध्यम बनाने का सुझाव दिया, यह भी सही है। तीसरा है, इसने महिला शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया था, दोनों पर जोर दिया गया था। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना आप लोग, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा, अगर जिसका यहाँ का हिंदी है हिंदी, जहाँ का तमिल है तमिल, या स्थानीय भाषा हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के लिए। जो हायर एजुकेशन का था, यहाँ पर सब जगह इंग्लिश में ही यहाँ पर ये होगा, ठीक है, एजुकेशन होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, कौन से सही है? सारे सही, यहाँ पर विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखना है, गदर पार्टी की स्थापना कहां और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो गदर पार्टी आप सभी को पता है सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ठीक है, लाला हरदयाल की अध्यक्षता में, और डेट था 1 नवंबर का, 1 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, कहां पर? यूएसए में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में विचार करें। यहाँ पर पहला यहाँ स्टेटमेंट, पहले देखते हैं कौन से कूट में क्या कहा जा रहा है, कौन से कथन सही है। अब स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। पहला स्टेटमेंट है, वे राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान कर सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है भैया? 174, जहां पर राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत यानी बुलाने का, सत्रावसान यानी समाप्त करने की शक्ति होती है। ये आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा पढ़िए, वे राज्य विधानसभा विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करते हैं। ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 176 हो जाएगा, जहां राज्यपाल जो होंगे राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य के 1/6 भाग को
जो अलग अलग क्षेत्र से आएंगे। कौन कौन से क्षेत्र से आएंगे? एक तो हो जाएगा साहित्य का क्षेत्र हो जाएगा, फिर विज्ञान क्षेत्र से बुलाएंगे, नामित करेंगे, जो विज्ञान कला के क्षेत्र से व्यक्ति हो सकते हैं, या सहकारी आंदोलन में जो शामिल हुए हों। ठीक है, कौन से? सहकारी आंदोलन में शामिल व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सकता है। और समाज सेवा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, समाज सेवी जो हो जाएंगे। तो अधिकतर नेता जो मंत्री बनते हैं, जैसे हाल फिलहाल में एक प्रकाश करके कोई बने हैं जो पंचायती राज विभाग के, इनको किस तरह से समाज सेवी, ना चुनाव लड़े ना कोई डायरेक्ट आए, मंत्री का शपथ ले लिया इन्होंने। तो दूसरा हो गया यहाँ पर कौन सा समाज कार्य किया था, लेकिन ये समाज सेवी जो होंगे ये मंत्री पद के शपथ दिलाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधान परिषद से आएंगे ये। ठीक, अगला है एमएलसी होंगे, एमएलए नहीं होंगे, एमएलसी होंगे। वे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की हर 6 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो राज्यपाल पंचायत की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद करता है। 6 वर्ष कहां से आएगा भैया? ये 5 वर्ष बाद। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और दूसरा सही था, सही ही पूछा जा रहा है, केवल 1 और 2 विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? ये कौन सा स्टेट होगा जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ये नागालैंड हो जाएगा। और नागालैंड को जो प्राप्त है विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 371 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है। ठीक है, विशेष राज्य का प्रावधान जो है 1962 में आया था। 1962 में 13वां संविधान संशोधन, 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, और इसका उद्देश्य था नागालैंड की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता की रक्षा किया जाए। संसद का कोई भी कानून नागालैंड में तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक कि राज्य विधानसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित ना करे। यदि वह कानून किस विषय से संबंधित हो, अगर मान लीजिए वहां पर नागाओं के धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं होंगी, तब जाकर के दिक्कत आ सकता है। नागा प्रथागत कानून प्रक्रिया होगा, तब दिक्कत आएगी। नागा प्रथागत कानून के अकॉर्डिंग नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन होगा, तब दिक्कत आएगी। जैसे भूमि और उसके संसाधन का स्वामित्व और हस्तांतरण भी उसके उन्हीं के पास होता है, और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विशेष विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई है। तो वहां के राज्यपाल जो होंगे उनके पास एक्स्ट्रा यहाँ पर शक्ति होगा। ठीक है, आगे देखिए, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? इस सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून के तहत है कि किसी सदस्य के अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा ही किया जाता है, और यह निर्णय जो होगा किसी सदस्य द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद दिया जाता है। और पीठासीन अधिकारी का फैसला क्या होता है? सबसे लास्ट फैसला होता है। हालांकि ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पीठासीन अधिकारी के फैसले क्या होंगे? अदालत में चुनौती दिया जा सकता है। जैसे कि एक मामला आया था कि हो तो होलोहन, पढ़े होंगे आप लोग, कि हो तो होलोहन मामला आया था, बनाम जा चिल्लू, बनाम जा चिल्लू, ये पढ़े होंगे। ये मामला 1992 का है, ये केस आप लोग पढ़े होंगे, उसी से संबंधित है। आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए, सही कथन चुनना। यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़िए, पहला है यहाँ पर, इसकी स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, बिल्कुल सही दिया गया है। और कब हुआ था? ये फरवरी 1964 में हुआ था। भ्रष्टाचार निवारण समिति था। दूसरा यहाँ पर, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये वाला गलत दिया गया, संवैधानिक निकाय नहीं है भैया, ये मूल रूप से केवल एक कार्यकारी प्रस्ताव बनाया गया था। बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अधीन इसे सांविधिक दर्जा मिला है, संवैधानिक निकाय नहीं होगा ये। तीसरा यहाँ पर, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पद पर की जाती है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं ना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और सदस्यों जैसे कि सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी करती है। इसकी कितने समिति? 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा की जाती है। 3 सदस्यीय कमेटी, कभी पूछ दिया जाए 4-5 दे देगा तो नहीं भैया, 3 सदस्यीय कमेटी ही वर्क करती है। पहला और तीसरा सही है यहाँ पर, केवल 1 और 3 विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब विकल्प बी, आसान सा, राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके। आर्टिकल कौन सा होगा? 263 के अकॉर्डिंग। आगे देखिए, निम्नलिखित अभिकथन और उसके कारण पर विचार कीजिए। असर्शन और रीजन दोनों दिया गया यहाँ पर। असर्शन यहाँ पर क्या दिया गया है? असर्शन दिया गया है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। जो आर्टिकल है भारत का, भारतीय संविधान का 125, 146, सॉरी 126 नहीं होगा, 146 होगा। इसमें अन्य प्रावधान के तहत न्यायपालिका स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है ताकि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के दबाव में ना आए। और आर्टिकल 125 जो है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और भारत की संचित निधि पर भारित होती है, जिस पर संसद मतदान नहीं कर सकती है। और भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुरक्षित किया गया है, जैसे कि निश्चित कार्यकाल होगा, नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, ये सारा यहाँ पर तय किया गया है। तो संचित निधि पर भारित होता है और संसद पर मतदान नहीं कर सकती है, ये वाला भी सही दिया गया है, और असर्शन भी सही दिया गया है।
और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया विकल्प ए, असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां चुनाव सुधारों से संबंधित है? ये हो जाएगा कौन कौन सी समिति हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, जो 1990 का मामला है, चुनावी सुधारों पर व्यापक सिफारिश देने के लिए बनाई गई थी। फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 का मामला है, ये मुख्य ध्यान चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर था, जिसका उद्देश्य था कि चुनाव में धन बल के प्रभाव को कम किया जाए। जैसे कि कई होता है ना, नेता लोग जब चुनाव का समय आता है पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। तीसरा संथानम समिति के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, 1962 का, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित थी और इसकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की स्थापना हुई थी। सीवीसी की स्थापना 1962। तारकुंडे समिति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, 1974 में आया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा, जेपी द्वारा किया गया था, और मतदान की आयु को घटा करके 21 से कितना किया गया था? 18 वर्ष। ठीक है, और ये था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये वाला भी। अब क्या कहा जा रहा है, कौन सी समितियां चुनाव सुधारों से है? अभी मैंने बताया कौन कौन से हो जाएगा, तो चुनाव वाला इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, तो पहला देख लीजिए दिनेश हो गया, फिर इंद्रजीत गुप्ता। संथानम समिति तो इससे संबंधित है नहीं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार निवारण से है। तारकुंडे समिति अभी मैंने बताया आपको, 18 वर्ष किया गया था 21 से घटाकर। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे, विकल्प ये राइट आंसर हो गया। सही कूट यहाँ पर चुनने कहा जा रहा था, तो सही वाला 1, 2, 4 है। आगे देखिए, विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा ही बताना है। पहले पढ़िए स्टेटमेंट। पहला है, इसके लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ये विधान परिषद के सृजन के लिए अनुच्छेद 368 कहां से आएगा भैया? ये 169 के तहत होगा ना, गलत हो गया ये पहला। दूसरा देखिए, संबंधित राज्य की विधानसभा को विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करना होता है, तो ये वाला सही दिया गया है, जिसमें विधानसभा को विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्य बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वाले का 2/3 यहाँ पर बहुमत से पारित करना होता है, विशेष बहुमत। ठीक है, ये विशेष बहुमत 2/3, तो ये वाला सही है। तीसरा यहाँ पर क्या है, संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। जैसे वर्तमान स्थिति में ना यहाँ पर साधारण बहुमत से कानून बना सकती है, तो ये वाला सही है। वर्तमान स्थिति की बात कही जाए, 6 राज्य जहां पर है ये सृजन किया गया है विधान परिषद का। 6 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे जहां विधान परिषद है? तो ये 6 राज्य हो जाएंगे, यूपी प्लस बीआर मतलब बिहार, और बिहार के बाद आ जाएगा महाराष्ट्र MH। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका KA। ठीक है, कर्नाटक के लिखेंगे तो केरल समझ लोगे, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश AP, आंध्र प्रदेश ही समझना, अरुणाचल प्रदेश ना समझना, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना लिख लीजिएगा, एक तेलंगाना जो हाल फिलहाल में राज्य बना है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, कमेंट करना आप लोग। एक चीज जानकारी मैंने शुरू में ही बताया कि आप लोग 5000 प्रश्नों का अगर PDF लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। नंबर है हमारा 8676934039। और एक और जानकारी, अगर आपको यूपी से BEd करना है, वो भी मात्र और मात्र 60,000 में, तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। 1 से 5 मार्च अब लास्ट डेट बचा है, 5 मार्च को लास्ट डेट है यूपी BEd का एंट्रेंस फॉर्म का, लास्ट डेट 5 मार्च है। इससे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर लेते तो 60,000 में आपका BEd हो जाएगा यूपी के आगरा से। अधिक जानकारी अगर लेना है तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, आपको नंबर ये दिया गया है यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर कौन कौन सा दूसरा और तीसरा सही था ना, केवल 2 और 3 विकल्प भी राइट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? ये आसान सा हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था, याद होगा आप सभी को, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में हुआ था, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के परिवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करेगा, जिसमें पूर्वव्यापी जो दंड कानून होंगे, दोहरे दंड होंगे या आत्म दोषारोपण से सुरक्षा शामिल होगा, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। जैसे कोई मान के चलो अपराधी है, उसको फांसी की सजा तो नहीं रोका जा सकता, उसको मिलेगा भाई। और 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सुनिश्चित करेगा, जो किसी भी नागरिक के लिए सबसे बुनियादी अधिकार है। ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, 20 और 21 दोनों हो जाएंगे। आर्टिकल 359 में जो है राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। कौन सा आर्टिकल? 359 देता है, लेकिन अनुच्छेद 21 और 20 जो है इसमें अपवाद हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट संगतियां किसमें होगी? ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से ली गई है और संसद में ये निहित है। ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 248। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन और उनके मुख्यालय का नाम दिया गया, एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ मुख्यालय, मिलान करना है यहाँ पर। विश्व व्यापार संगठन यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहाँ भैया, इसकी स्थापना कब? सबसे पहले जानिए 1995, और इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड भैया यहाँ पर दिया गया है कौन सा? जेनेवा नहीं होगा ना, स्विट्जरलैंड में होगा ना,
कहाँ होगा ये? स्विट्जरलैंड होगा, स्विट्जरलैंड होगा। ये वाला तो नहीं हो गया, ये मिलान नहीं सही है। कौन सा सही सुमेलित है? ये वाला सही सुमेलित। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही सुमेलित है ना, तो जेनेवा हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जेनेवा में ही है ना भाई। देखिए मैं भी यहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड का ही शहर है, ये वाला सही हो गया। एशियाई विकास बैंक संघाई सहयोग जो हो जाएगा, यानी कि IMF जो हो जाएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी बताना, आप लोग कमेंट करना। मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है, तो ये संघाई में नहीं है, ये कहां पर है? वाशिंगटन में है। वाशिंगटन कहां पर? USA में। ये वाला गलत है। तीसरा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ADB, ADB, ठीक है। तो यहां पर सॉरी ब्रिक्स होगा ना, न्यू डेवलपमेंट में ब्रिक्स आएगा ना, ब्रिक्स जैसे देश शामिल है इसमें। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है, ये हो जाएगा संघाई, बीजिंग नहीं होगा, संघाई चाइना में है। तो ये वाला भी गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हो जाएगा। और तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, वाशिंगटन DC में हो जाएगा, ठीक है, वाशिंगटन DC, ये वाला सही है। पहला और चौथा यहाँ पर सही दिया गया है, क्लियर है। पहला और चौथा, 1 और 4 विकल्प भी करेक्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया, ये बताना है आप लोगों ने। ये हो जाएगा विकल्प C। RBI अपनी मौद्रिक नीति के लिए अब मुख्य रूप से WPI का उपयोग करता है। ये WPI का आधार वर्ष कब हो जाएगा भाई? WPI का आधार वर्ष जो है 2011-12 प्रभावी है, तो RBI 2014 से अपनी मौद्रिक नीति के लिए उपभोक्ता सूचकांक जारी करता है, तो CPI के मुख्य संकेतक के रूप में है। तो WPI बास्केट में जो विनिर्मित उत्पाद होंगे, इसका भारांश सबसे अधिक लगभग कितना होता है? 64.23%। ये वाला यहाँ पर कहां से आएगा? WPI केवल वस्तु के थोक के मूल्य में परिवर्तन को मापता है, सेवाओं को तो शामिल नहीं किया जा सकता है, सेवा इसमें शामिल होगा कहां से? तो इसीलिए ये वाला गलत दिया गया है, विकल्प C राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा जा रहा है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल का स्थिति तब होता है जब, कब बनेगा तरलता जाल की स्थिति? तो ब्याज दर इतनी कम हो जाती है कि मौद्रिक नीति प्रभावी नहीं रह जाती है, विकल्प C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या करेगा केंद्रीय बैंक? केंद्रीय बैंक कौन है भारत का? RBI है। ये मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने या ब्याज दर को कम करने का अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मौद्रिक नीति क्या होगा? अप्रभावी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? प्रभावी नहीं रहेगा, मतलब अप्रभावी होगा। आगे देखिए, भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्या शामिल होता है? चालू खाते में वस्तु और सेवाओं का व्यापार शामिल होगा, विकल्प B हो जाएगा, जिसमें दृश्य व्यापार में भौतिक वस्तु होंगी, जैसे मशीनरी हो गया, सोना, कच्चा तेल, आयात निर्यात, ये सब शामिल होंगे। फिर अदृश्य व्यापार आएंगे, ठीक है। पहले तो लिख लीजिएगा दृश्य, दृश्य में क्या आएंगे? मशीनरी, दृश्य व्यापार में मशीनरी। फिर इसमें सोना आ जाएगा, दृश्य वाले में सोना आ जाएगा, और कच्चा तेल लिख लीजिएगा, ये दृश्य वाले दृश्य व्यापार में आएगा कच्चा तेल, ठीक। फिर देखेंगे हम लोग अदृश्य व्यापार। अदृश्य व्यापार में क्या क्या आएगा भैया? इसमें आएंगे बैंकिंग, इसमें आ जाएगा बैंकिंग, ठीक। बैंकिंग के बाद बीमा आ जाएगा, बीमा सेक्टर। सब्सक्राइब करके आप लोग PDF ले लेना, ये सब मिल जाएगा, जितना लिख रहे हैं सबका सब मिलेगा इसमें। पर्यटन आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, क्या क्या आएगा? सॉफ्टवेयर सुविधा भी आएगा इसमें, ठीक है। फिर आय विदेशी निवेश जो लाभ होंगे, लाभांश होंगे, ब्याज होंगे। फिर एक पक्षीय हस्तांतरण, जैसे कि प्रेषित धन होगा, उपहार होगा, दान होगा। जो FDI होता है ना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है, तो विदेशी ऋण पोर्टफोलियो निवेश होगा। ये सभी पूंजी होगा खाते, पूंजी खाते के हिस्से में होगा, क्योंकि देश की संपत्ति देनदारियों में बदलाव लाता है, इसलिए पूंजी खाते के हिस्से में आएगा ये कौन सा? FDI। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जो होगा चालू खाते में शामिल हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, एंजल टैक्स निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? मैंने पिछले भी कई टेस्ट में बताया एंजल टैक्स के बारे में। ये अनलिस्टेड कंपनी द्वारा फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक प्राप्त निवेश पर लगाया जाता है, विकल्प B हो जाएगा। और इसकी धारा जो है 56 क्लॉज 2 और इसका है 7B, इसके अकॉर्डिंग लगाए जाने वाला टैक्स है। और मुख्य रूप से अनलिस्टेड कंपनी, जैसे कि स्टार्टअप तब लगाया जाता है जब वो बाहरी निवेश से उसकी कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू जो उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर निवेश प्रीमियम प्राप्त करेगी, तब होगा। इसके अतिरिक्त राशि को कंपनी के अन्य स्रोत से आय माना जाता है, जिसमें 2012 में आया था मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन वाला। मोदी जी 2014 में बोले थे काला धन को वापस लाएंगे, 15 लाख देंगे, ऐसी बातें कही गई थी। और केंद्रीय बजट 2024 में क्या हुआ था कि इसी माध्यम से सभी वर्गों के निवेशक को लो यहाँ पर एंजल टैक्स से समाप्त किया गया। एंजल टैक्स यहाँ पर 80 टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी द्वारा फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक प्राप्त निवेश पर लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र के बारे में क्या ही बताना आप लोग को, आंसर तो मिल गया होगा, आय की समानता पर लगता है, विकल्प B यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री एक सीधी रेखा होती है, पूर्ण समानता को दर्शाएगी, और इस रेखा से जितना दूर होगा समाज में आय की असमानता उतनी अधिक होगी। इस तरह से कुछ दर्शाए थे आप लोग को ना, याद होगा आप लोग को, ठीक है, इस तरह से। तो ये 45 डिग्री पर जब आएगा तो जैसे ही कर्व बढ़ते जाएगा उसे आय का असमानता समाज में बढ़ते जाएगा। आगे देखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया गया है? आसान सा जवाब हो जाएगा 41%, विकल्प बी वाला हो जाएगा। और 14वें वित्त आयोग का अनुशंसित कितना है? 42% हिस्सेदारी कहा है। कौन सा? 14वां वित्त आयोग सिफारिश करता है 42%। आगे देखिए, एमएसएफ के संदर्भ में क्या सत्य है? एमएसएफ के संदर्भ में पूछा जा रहा था, विकल्प बी हो जाएगा। यह बैंकों को अपनी आकस्मिकता तरलता की कमी को पूरा करने के लिए दी जाने वाली सुविधा होती है। एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बिहार स्पेशल होगा 69। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर देना है। पहले सूची में बिहार या विद्रोह या आंदोलन दिए गए, दूसरे में नेतृत्वकर्ता या स्थान के नाम दिए गए। इसको मिलान करना है। किस तरह से मिलान करें भाई? लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह याद होगा आप सभी को, कब हुआ था? 1856 का मामला है। मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी जो थे पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के बर्तन देने के विरोध में एक किया गया था विद्रोह था, और यह मुजफ्फरपुर जेल का मामला है। पहला का दूसरा हो गया। नंगी हड़ताल याद होगा 1930, छपरा जेल का मामला है। छपरा जेल में सविला अवज्ञा आंदोलन के दौरान केंद्र द्वारा विदेशी कपड़ा पहनने से मना कर दिया था, यहाँ पर इसके विद्रोह में हुआ था। छपरा जेल हो जाएगा तीसरा, बी तीसरा। तीसरा सी का देखिए, सारण में समानांतर सरकार, तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मामला है। ठीक है, कब? 1942 में। तो ये हो जाएगा। इसमें जो जगलाल चौधरी के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था सारण में समानांतर सरकार की, तो जगलाल चौधरी पहला हो गया इसका। और डी का खरवार आंदोलन जो हो जाएगा भागीरथी मांझी, चौथा इसका हो गया, जो 1874 का मामला। कब सा? 1874 का मामला है, परगना में किया गया था। कहां पर? परगना, परगना लिख लीजिएगा आप लोग, भगीरथ मांझी द्वारा। तो 2, 3, 1 और 4 यहां पर हो गया ना। 2, 3, 1 और 4 देखो भाई, 2, 3, 1 और 4 विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, निम्न में से 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापामार युद्ध का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ये बताइए। छापामार युद्ध का नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा किया गया था, और उनके बड़े भाई थे बाबू कुंवर सिंह को भी इस युद्ध कला में विशेषज्ञ माना जाता था, और उन्होंने ही बिहार में समग्र आंदोलन की विद्रोह की कमान भी संभाली थी। और अमर सिंह जो थे ना, बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है? अप्रैल 1858, याद होगा आप सभी को, 1858। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। स्वतंत्रता आंदोलन जब शुरू हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई या अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे। हम लोग, आप लोग ना जब ये स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, वहां पर लिंक मिलेगा आपको ग्रुप का। ग्रुप में ऐसे फैक्ट्स वहां पर डेली अपलोड किए जाते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि एडीओ का है, एडीओ स्पेशल ग्रुप है, जहां पर पिछले 3 महीने से तैयारी किया जा रहा है। वहां पर उस ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी फैक्ट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दरोगा वाला एग्जाम में 63 क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रुप से आया था, जो दरोगा का ग्रुप था। इस ग्रुप से जुड़ जाइए आप लोग सब्सक्राइब करके। आगे देखिए, प्राचीन बिहार के संदर्भ में अष्टपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अष्टपद जो था ना, शतरंज का खेल हुआ करता था, विकल्प बी हो जाएगा, जिसमें 8 × 8 कुल 64 खाना बोर्ड लगता था और 8 पैरों वाला मकड़ी होता था, जो आधुनिक शतरंज का पूर्ववर्ती माना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? याद होगा आप सभी को, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा 1931 में किया गया था। विकल्प ए हो जाएगा। कब किया गया था? 1931 में। आगे देखिए, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है धारवाड़ चट्टाने। धारवाड़ चट्टाने क्या हो जाएंगे? दक्षिण पूर्व का हो जाएगा, जो बिहार का मुंगेर जमुई का क्षेत्र है। बिंद चट्टाने दक्षिण बिहार पश्चिम बिहार का होगा, कैमूर रोहतास जिला इसमें शामिल होगा। धारवाड़ में मुंगेर हो गया, जमुई, इसके साथ साथ नवादा गया भी आएगा। ठीक है, नवादा लिख लीजिएगा प्लस गया धारवाड़ वाले में। ठीक है, धारवाड़ वाले में। और दक्षिण पश्चिम वाला में जो यहाँ पर विंध्य चट्टान होगा, इसमें पश्चिम भाग में है, तो सोन नदी के कैमूर रोहतास जिला में पाया जाएगा। मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर मिलता है। फिर है टर्सरी चट्टान, जो कि उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, पश्चिम चंपारण का कौन सा श्रेणी हो जाएगा? सोमेश्वर श्रेणी लिख लीजिएगा आप लोग, सोमेश्वर श्रेणी का पाठ होगा। तो यहाँ पर तीनों का तीनों मिलान किया हुआ यहाँ पर दिया गया है, तीनों का तीनों यहाँ पर सही है। विकल्प डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला, सोमेश्वर की पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर मुख्य रूप से आग्नेय चट्टाने, अभी मैंने बताया सोमेश्वर की श्रेणी है। यहाँ पर कौन सी चट्टाने? तराई के क्षेत्र में है ये,
ठीक है। तराई का क्षेत्र पाया जाता है, सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर परतदार अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, इस वजह से विकल्प डी हो जाएगा। मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों से बनी है, ये वाला आग्नेय नहीं होगा भैया, अवसादी होगा, इस वजह से ये गलत हो गया। आगे देखिए, बिहार की प्रमुख नहरों और उनसे लाभान्वित जिलों का मिलान करें। दिया गया है सूची 1 में नहर, सूची 2 में जिला दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। मिलान कीजिए। यहाँ पर त्रिवेणी नहर जो होगा गंडक नदी, यह नहर गंडक नदी से निकलती है और मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले की सिंचाई करती है, तो गंडक पश्चिम चंपारण यहाँ पर दूसरा हो गया। सोन नहर होगा, सोन नदी की पूर्वी नहर शाखा जो है औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद जिलों को यहाँ पर लाभ पहुंचाएगा, तो गया, औरंगाबाद प्लस पटना भी लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये इसमें पहला हो गया इसका सोन नहर वाला। राजपुर नहर जो होगा कोसी परियोजना का पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा जो सहरसा मधेपुरा जिले का यहाँ पर सिंचित करेगा, ठीक। सकरी नहर, इसके बारे में पता आप लोग को, मुंगेर, लखीसराय, गया, नवादा क्षेत्र, लखीसराय, गया, नवादा लिख लेना। तो चौथा का यहाँ पर क्या हो गया, चौथा ही हो गया। 2, 1, 3 और 4 हो गया इसका राइट आंसर विकल्प में, 2, 1, 3 और 4 पहला यहाँ पर सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह हो जाएगा खादर, जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है और नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर निर्माण होता है, विकल्प सी हो जाएगा। खादर नवीन जलोढ़ उन क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है, जैसे कोसी का क्षेत्र हो गया, तो बिहार का जो उत्तरी मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा इस मिट्टी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह देख लीजिएगा, और बांगर मिट्टी है और जलोढ़ बांगर हो जाएगा, नवीन जलोढ़ हो जाएगा, खादर होगा, दोनों का व्यापक विस्तार पाया गया अलग अलग क्षेत्र में। ये सब देख लेना एक बार, जब बिहार स्पेशल का कोई बुक एक उठा लो, पढ़ लेना आप लोग। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो बंदूक कारखाना भैया बक्सर में ना होगा, ये कहां पर है, बंदूक कारखाना मुंगेर में, AK-47 ऐसे मुंगेर वाला नहीं रखता है, ये विकल्प डी वाला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तेल शोधक बरौनी हो गया, रेशम उद्योग यहाँ पर भागलपुर और जूट उद्योग पूर्णिया। बंदूक कारखाना ये बक्सर नहीं होगा, मुंगेर होगा, इस वजह से गलत पूछा जा रहा था, यही वाला इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए यहाँ पर, तीनों स्टेटमेंट बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, इनकरेक्ट पूछा गया। दरोगा में पूछा गया था जल जीवन हरियाली मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ये पूछा गया था दरोगा वाले, मैंने बताया भी था दरोगा वाले ग्रुप में, ठीक है। तो पहला देखिए, इसे 2 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था, बिल्कुल सही दिएगा। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत जो होती है 2 अक्टूबर 2019 को होती है, इसलिए सही होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा था, गलत ये वाला हो गया तो गलत ही, चलो टिक करते हैं, सही वाले आप लोग गलत समझ लोगे। 2 अक्टूबर 2018 को नहीं, 2 अक्टूबर 2019 को शुरुआत होती है इसकी, और ये गांधी जी की 150वीं जयंती थी, इसी संदर्भ में शुरू किया गया था, 150वीं जयंती पर शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण है। ये वाला क्या है, तो इसके तहत कुल 11 अवयव को चिन्हित किया गया था, ये भी ध्यान होगा आपको, 13 नहीं 11 अवयव इसमें शामिल थे। तो कौन कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, पहला और तीसरा। मुख्य उद्देश्य तो पर्यावरण संरक्षण है, तीसरा वाला गलत था, इसमें 11 अवयव शामिल थे, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए 79, बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 2028 का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा दलहन, तिलहन और जलवायु अनुकूल खेती, विकल्प बी, आसान सा जवाब विकल्प बी हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख मेलों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। एक मेला दिया गया, दूसरे में दिया गया उससे संबंधित स्थान। सोनपुर मेला पता है आप सभी को, सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र सारण में प्रतिवर्ष आयोजित होता है, तो सारण का हरिहर क्षेत्र हो गया, पहला का पहला हो गया, ठीक। मंदार मेला बांका में लगता है, ये भी पता होगा, प्रतिवर्ष होता है। बौसी मेला कहा जाता है इसको, कौन सा मेला, बांका में बौसी मेला के नाम से जाना जाता है मंदार मेला को। तीसरा है सौराठ मेला, ये मधुबनी में लगता है, ये भी सही है, जो कि सौराठ गांव में लगता है, दुल्हों का मेला कहा जाता है, सौराठ मेला जो दुल्हों का मेला, ठीक है। दुल्हा किसको कहा जाता है भैया, हस्बैंड, दुल्हा का मेला के नाम से जाना जाता है ये सौराठ मेला। चौथा है पितृपक्ष मेला, सभी को पता है गया जी में आयोजित होता है पितृपक्ष, जहां पर अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया जाता है। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे, देखिए 1, 2, 3 और 4 विकल्प पहला ही यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। फ्यूगो हो जाएगा ग्वाटेमाला में। आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। निम्न में से किसने फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इनका नाम है नेमचा किपगेन, ठीक है, विकल्प ए। बिहार सरकार के ग्रीन बजट के तहत किस मिशन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन हरियाली मिशन 2026-27 में पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ग्रीन बजट को शामिल किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। पहला विकल्प यहाँ होगा जल जीवन हरियाली मिशन। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष 2.0 का लक्ष्य मुख्य रूप से किस कक्षा के छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना है।
राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 3 से 8 के बच्चों को। विकल्प ए डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा किसका, दक्ष का, DAKSH, दक्ष का फुल फॉर्म। डायनेमिक, डी से डायनेमिक, ए से अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा झोड़िया समुदाय किस राज्य से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की बात कही गई है। तो बताइए ये कौन सा समुदाय है, कहाँ का है ये, ओडिशा का हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, सौरा भाषा का संविधान की 8वीं सूची में शामिल है SC ST एक्ट के। आगे देखिए, हाल ही में बुजुर्गों के लिए समर्पित एल्डरली बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, यह है केरला। शिक्षित है। आगे देखिए, हाल ही में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाली भारतीय शिक्षिका या कलाकार कौन है, इनका क्या नाम है पूछा जा रहा है, तो ये रूबल नागी है। ठीक है, विकल्प बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 88, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनेनोको का संबंध किस देश से है। ये जो है ये एक रूस से संबंधित है, विकल्प हो जाएगा भैया। अभी देखिए ईरान वाला मामला मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही दुखद खबर है मानवता के नाते, बाकी जो किया उसका पर्सनल मैटर है। आगे देखिए, सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बताइए। तो सी बॉक्स जो होगा ना, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग 100 दिन का समय निर्धारित होता है, तो विकल्प ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था ये। आगे देखिए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने डैश उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव का नाम है स्मरणोत्सव, जो कि 7 नवंबर 2025 को भारतवर्ष में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुए थे, 7 नवंबर 2025 को। तो ये कौन सा हो गया, अभी मैंने बताया कौन सा होगा भाई, स्मरणोत्सव, विकल्प ए वाला यहाँ पर। और ये 7 नवंबर को, 7 नवंबर 2025, नोट कर लो आप लोग डेट। वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे मिली है, राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए, भारत को, सॉरी विकल्प सी है ना, भारत, विकल्प सी भारत को मिला है 18वां ब्रिक्स का अध्यक्षता। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 का थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो वर्ष 2025 का थीम क्या हो जाएगा, तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, पहला ही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ये देख लेना, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, WOD, इसका थीम था विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। फिर विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया था 2025 को, नोट कर लो, अभी नजदीक वाला मामला है। इसका थीम था बाधाओं को तोड़ना, कमियों को दूर करना। फिर विश्व रक्तदान दिवस ये मनाया गया था 14 जून 2025 को, 14 जून, ये पूछा भी गया अभी हाल फिलहाल एग्जाम में, रक्त दे आशा दे साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं, ये था इसका थीम। ये तीनों का थीम देख लेना आप लोग। आगे देखिए, लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मिलाएं। पहले लिस्ट में दिया गया त्योहार, दूसरे में राज्य। यहाँ पर सही जवाब चुनना है मिलान करने के बाद। पहला देखिए गान नगाई, गान नगाई जो है मणिपुर राज्य का है ये त्योहार। ठीक है, तो मणिपुर का पहला हो गया। दूसरा देखिए फ्लेमिंगो, आप सभी को पता है फ्लेमिंगो के बारे में, जो सुल्लुरपेट्टा तिरुपति आंध्र प्रदेश का मामला है, तो सुल्लुरपेट्टा आंध्र प्रदेश ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। तो दूसरा का तीसरा हो गया। जल्लीकट्टू आप सभी को पता है तमिलनाडु वाला है ना, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू तमिलनाडु हो जाएगा, जिसमें बैल को दौड़ाया जाता है, यहाँ पर ये त्योहार है, तो दूसरा हो गया इसका। ठीक है, एक बच गया अब कौन सा, मकर विलक्कू महोत्सव, तो मकर विलक्कू हो जाएगा, केरल बच गया। 1 3 2 और 4 कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना, 1 3 2 और 4, पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विकल्प बी इसका सी होगा, विकल्प सी। बिहार सरकार ने किस साल तक राज्य से ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी को खत्म करने का टारगेट रखा है। टीबी को खत्म करने का टारगेट बिहार सरकार ने जो रखा है 2025, इसी पिछले साल तक। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा है, तो एक तरफ पद दिया गया, इस तरफ एक तरफ प्रमुख पदाधिकारी दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना आप लोगों ने। तो ये गृह सचिव का पद जो होगा अजय कुमार भल्ला नहीं है, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव नहीं, इनका नाम है गोविंद मोहन, इनका नाम है वर्तमान में गोविंद मोहन। ये खैर तो चेंज होते रहता है, करंट का मामला है, ये वाला गलत था, तो इसीलिए ये वाला सही होगा, सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या थी, ये सब रैंकिंग पूछा जाता है। भारत की रैंकिंग 118 थी, विकल्प डी हो जाएगा 118। ठीक है, और टॉप पे कौन था इसमें बताना, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन था। और भारत की 118वीं रैंकिंग, 2024 में भारत की रैंकिंग 126 था।
ठीक है, 2024 में 126। और इस तरह की रैंकिंग से संबंधित एक वीडियो भी बनाया गया इसी यूट्यूब चैनल पर, आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, जब आप सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, 5000 प्रश्नों का जो मिलेगा आपको ना, उसमें सारा दिया हुआ है। आप लोग ना सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट डाल देना। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आसान सा, ना एक पैसा का खर्च ना कुछ, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके भेज देना है। कौन से नंबर पर भैया? इस नंबर पर 8676934039। ठीक है, आसान सा काम करना है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। पहले सूची में लॉन टेनिस 2025 के विजेता के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन सा विजेता कौन है ये देख लेना आप लोगों ने। पहला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यह है ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल के विजेता कौन है, इनका नाम है जैनिक सिनर। ठीक है, जैनिक सिनर, ये वाला सही है। फ्रेंच पुरुष एकल का कार्लोस अल्काराज, विंबलडन महिला एकल का इगा स्विएटेक, चौथा हो जाएगा यूएस ओपन महिला एकल का। चारों मिलान किया हुआ है, 1 2 3 और 4। तो देख लेते हैं कूट कहाँ है भाई। कूट दिया गया विकल्प सी में, 1 2 3 और 4 सारे करेक्ट हैं। 99 देखिए, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दे। कूट दिया गया है और देखना यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, तो 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़िए। पहला है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ रखा गया है। तो सेवा तीर्थ रखा गया है ये वाला। ठीक है, तो ये बताइए सही है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम परिवर्तित करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है, ये वाला सही है। फिर राजभवन का नाम परिवर्तित करके लोक भवन है। केंद्रीय सचिवालय का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य भवन हो जाएगा। तो राजभवन का कर्तव्य भवन होगा। ठीक है, राजभवन का लोक भवन होगा, इसका लोक भवन होना चाहिए, लोक भवन। ठीक, और केंद्रीय सचिवालय का नाम परिवर्तित करके लोक भवन नहीं, इसका कर्तव्य भवन होगा, इसका कर्तव्य भवन। यह उल्टा दिया गया था, तो ये गलत, ये गलत, ये वाला सही। तो असत्य पूछा जा रहा था ना, तो दूसरा और तीसरा असत्य होगा, केवल 2 और 3। चलिए आखिरी प्रश्न आज के टेस्ट का, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। पहला सूची, दूसरा सूची, मिलान करना है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली थी भैया? इनको मिली थी 89 सीट, यानी कि चौथा वाला हो जाएगा, 1 का 4 हो गया। फिर हो गया जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू को मिला था 85, ये पहला हो गया। ठीक है, 4 हो गया, 1 हो गया। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम पार्टी को कौन मिला है? तो जो मांझी है, मांझी को मिला है कितना सीट? तो तीसरा हो जाएगा, 5 सीट मिला है इस पार्टी को, हम पार्टी को। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को मिला है 25 सीट। फुस हो गई ये वाली सरकार। 4 1 5 कहां से आएगा भैया? तीसरा होगा ना। चलिए 5 इसमें नंबर है। 4 1 3 और 2, 4 और 3 1 और 2, 4 1 3 और 2, विकल्प बी। अब बताइए आप लोग जो हर बार करते आ रहे हो, कितने सही हुए आपके? और सब्सक्राइब करना है आप लोग को, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, भेज देना है। नंबर है 8676934039। इस नंबर पर भेज देना है। आपको मिलेगा 5000 एडीओ का एमसीक्यू पीडीएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने दरोगा वाले में दिया था। ये अभी से 1 महीने का समय है, ये पढ़ लोगे निश्चित रूप से सफलता आपकी फिक्स हो जाएगी। बस मेहनत करते रहना आप लोग को। मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।